मार्क्स का। मैम 240 क्वेश्चन का 260 क्वेश्चन आए थे और उनका 40 मार्क्स का 240 मार्क्स। ओके, मैं बस क्वेश्चन पूछ रही थी। वैसे तो दिया था आपका पेपर? नो मैम, नहीं दिया था। अच्छा, ये नहीं दिया था। बाकी यही था बच्चों पेपर? यस मैम। यस ये मैम। दिख रही है सबको? यस मैम। पेपर डिस्कस कर ले आज? यस मैम। ओके, यस मैम। इसके बाद हम कल्चर बनाएंगे। पेपर हम सैटरडे को डिस्कस किया करेंगे, ठीक है? सैटरडे पेपर डिस्कशन, संडे न्यू टेस्ट। ओके, मैम। क्योंकि आज आपका पहला था, इसको डिस्कस कर लेते हैं, बहुत जरूरी है ना? सबको स्क्रीन दिख रहा है, राइट? यो मैम। सबको क्वेश्चन विजिबल है? यो मैम। यो मैम। अब विजिबल है सबको? यो मैम। यस मैम। बेटा कोई बता, वो हाथ खड़ा कर दो जिसको विजिबल नहीं है। थोड़ा सा मेरा गला और वो बैठा हुआ है, मतलब वैसे तो ठीक है, थोड़ा सा पेन है आंखों में और गले में ना, इस वजह से थोड़ा धीरे धीरे बोल रही हूँ मैं। तो बताओ भाई, किसी को सबको दिख रहा है? चलो स्टार्ट करते हैं भाई। जहाँ ना समझ आए पूछ देना। देखो, टेस्ट देने का मेन पर्पस ये होता है कि आपने पूरा हफ्ता पढ़ा, आपको पता चला कि आपसे उसमें कुछ होगा या नहीं। इसके बाद आपको ये चैप्टर बस रिवाइज ही करते रहना है। क्वेश्चन प्रैक्टिस तो भी करते ही रहोगे, अभी तो नीट में टाइम है, राइट? तो हमने ये है कि हमने चेक कंप्लीट कर लिया। कोई भी चैप्टर कंप्लीट तब कहलाता है जब आप उसमें नोट्स कर लेते हो, आपने बना लिए। बायोलॉजी में नोट्स जरूर बताना, क्योंकि नीट में सिलेक्शन बायो करा देगा, ये फैक्ट है। नीट में अकेला बायो सिलेक्शन करा सकते हो, क्योंकि 50% पेपर बायो से आता है। रैंक आपका फिजिक्स केमिस्ट्री लेकर आता है, तो नोट्स बनाने पड़ेंगे बायो में। नोट्स बहुत जरूरी चीज है, ठीक है? नोट्स, आपके नोट्स बन गए, फिर आपने एनसीईआरटी रीड कर ली, और फिर आपने एक टेस्ट दे दिया उस पर। ये होता है कि आपका एक चैप्टर हो गया, और वंस आपका एक चैप्टर हो गया, राइट, ये आपका स्कूल के पे भी काम आएगा और यहाँ भी काम आएगा, ठीक है? तो पहला क्वेश्चन करते हैं। बाइनरी फिजन इज फाउंड इन, आपको बाइनरी फिजन किस में मिलती है? तो ये आपसे सीधा सीधा एग्जाम्पल पूछ रहा है। तो ये वाला क्वेश्चन कैसा है? ये वाला क्वेश्चन है आपका लर्निंग बेस्ड। रट्टा ही तो था ना ये, आपको लर्न ही तो करना था ना एग्जाम्पल का नाम। तो आपको लर्निंग बेस्ड क्वेश्चन सीधे सीधे स्कोरिंग होते हैं, तो इसका आंसर क्या होगा? मैम बी ऑप्शन। इसमें अमीबा भी है। अमीबा तो सबको याद रह जाता है, अमीबा सबको याद रह जाता है, अमीबा बैक्टीरिया। लेकिन पैरामीशियम, पैरामीशियम इज आल्सो बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन इज आल्सो रिप्रोड्यूस्ड बाय बाइनरी फिजन। हाइड्रा में तो बडिंग थी ना, यस है मैम। ना? तो यहाँ बच गए, तो आंसर विल बी डी। तो जब आप क्वेश्चन करते हो, देखो अभी हम सीख रहे हैं, तो स्टार्टिंग से सीख रहे हैं, तो ध्यान से कॉपी पेन लेके बैठो, और जो मैं बोल रही हूँ उसको लिख लेना, कि जब भी हम क्वेश्चन प्रैक्टिस लिखते हैं, हमें क्या पता होना चाहिए? हमें दो चीजें पता होनी चाहिए। करेक्ट आंसर, हमारा आंसर क्या है? प्लस हमें पता होना चाहिए मीनिंग ऑफ ऑल अदर 3 ऑप्शंस। ये होती है एंट्रेंस की तैयारी। करेक्ट आंसर कोई भी बता सकता है, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो भी कभी कभार सही लग जाता है, लेकिन हमको पता चाहिए होना चाहिए बाकी 3 आंसर क्यों नहीं थे इसके। अगर आपको ये पता है तब आपका कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग है, अगर आपको ये नहीं पता तो आपका सिर्फ रट्टा है। रट्टे पे कभी कभार पेपर निकल जाता है और मोस्टली पेपर नहीं निकलता। तो आपको कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग करना है, ठीक है? तो बाकी 3 ऑप्शन के अगर मेरे को मीनिंग पता है तो मैं सही हूँ, मुझे नहीं पता तो मैं क्या करूंगी? मैं पेपर के बाद बैठ के इसके ऊपर लिखूंगी भाई कि क्या थे। समझ आई? लिखा सबने? अपनी कॉपी के ऊपर लिखो, अपनी कॉपी के ऊपर लिखो पेपर कौन सा है, कल कौन सी डेट थी? 23 अप्रैल। यस ठीक है, लिखो, नीचे लिखो बायोलॉजी, उसके नीचे लिखो एनालिसिस। एनालिसिस में पहले 2 पॉइंट ये लिखो जो मैंने लिखवाए हैं। समझ आई? लिखो इसे। टेस्ट देके तुम्हें कोई भी डिस्कस करा देगा, फिर तुम मेरे पास क्यों पढ़ रहे हो अगर तुमने कुछ अलग नहीं सीखा, है ना? तो ये सीख लेंगे। चलो, हेलो लेखराज, जल्दी आया कर। डन? यस मैम।
मैम। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। इन ऑल द मेथड ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, स्टेटमेंट पढ़नी है आपको। स्टेटमेंट पढ़ते पढ़ते इंसान थक जाता है, तो आपको स्टेटमेंट कैसे पढ़नी होता है, अपना पेन लेना होता है और उसके ऊपर रख के उसको पढ़ना होता है। अब आप फोन में कर रहे हो तो फोन में बहुत ध्यान से रखोगे, आप अपनी पेंसिल की निब उसके ऊपर भी रख सकते हो, पेन मत रखना, स्क्रीन खराब होगी। ध्यान से पढ़ना है स्टेटमेंट, क्योंकि कभी कभार आधी स्टेटमेंट सही होती है, आधी गलत हो जाती है, तो ये खतरनाक चीज है। और नीट में ज्यादा क्वेश्चन स्टेटमेंट बेस्ड आते हैं। सो ऑल द मेथड ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात कर रहा है। करेक्ट इनकरेक्ट नहीं बोला तो ये करेक्ट ही पूछ रहा है। ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस आर जेनेटिकली आइडेंटिकल टू द पेरेंट्स, यानी जेनेटिकली पेरेंट्स के आइडेंटिकल होते हैं जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करते हैं, सही बात है। यो Yes, मैम। yes. यो मैम। मैं यही सॉल्व करूंगी, मैं यही सॉल्व करूंगी, ठीक है। तुम अपने कॉपी में कर रहे होंगे तो तुम ऐसे करोगे। क्वेश्चन नंबर 32, ए करेक्ट, बी इतना, सी इतना, डी इतना। लेट्स सी। ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस आर जेनेटिकली डिफरेंट फ्रॉम पेरेंट्स, पेरेंट्स से डिफरेंट दिखते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। नो मैम। Ma'am. ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस मे और मे नॉट आइडेंटिकल टू पेरेंट, मे नॉट का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, हमेशा आइडेंटिकल होते हैं, ये भी गलत। नन ऑफ दीज नहीं है, तो आंसर वुड बी ए, ए। है ना। मेरा आंसर हो गया ए, राइट। तो हम नेक्स्ट लेसन लिखेंगे अपना। थर्ड पॉइंट इज रीड कंप्लीट स्टेटमेंट पेशेंटली, क्योंकि पता है क्या होता है, जब हमें आंसर सही दिखने लग जाता है ना, जैसे ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस आर जेनेटिकली आइडेंटिकल, मैं यहीं तक पढ़ने के बाद एक्साइटेड हो जाऊंगी कि यही आंसर सही है। बट इफ उन्होंने कुछ और लिखा हो आगे, तो पेशेंस के साथ अपनी स्टेटमेंट पढ़नी है। ओके यो मैम। ओके। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक प्लेस, अच्छा क्वेश्चन नंबर 33 सबको दिख रहा है, यो मैम। ठीक है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक प्लेस, ये कहाँ टेक प्लेस करती है, असेक्सुअल, तो ध्यान से पढ़ना। हायर और एनिमल, हायर एनिमल तो मैं भी हूँ, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो नहीं होती, इनकरेक्ट। लोअर एनिमल्स, हाँ लोअर एनिमल से पढ़ी है मैंने। बोथ ए एंड बी तो हो ही नहीं सकते ना, ये तो मैंने पहले गलत कर दिया था, और नन ऑफ दीज भी नहीं होगा, तो आंसर वुड बी बी। दिस वाज इजी क्वेश्चन, पर इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हें आ रहा हो। देखो कोई भी क्वेश्चन, कोई भी डाउट सिली नहीं होता, कोई भी क्वेश्चन इजी मीडियम टफ नहीं होता। अगर तुम्हारा प्रिपेयर है तो तुम्हें टफेस्ट से टफेस्ट क्वेश्चन इजी लगता है। ऐसे भी बच्चे जो भाई मैं पूरा पेपर करके आके बोलते हैं मैम पेपर बहुत इजी था, पेपर था टफ, उसको नहीं पता चला क्योंकि उसने पढ़ा हुआ था ना, उसको इजी लगा। और ऐसे भी कुछ बच्चे हैं जो बाइनरी फिजन में भी कंफ्यूज हो जाएगा क्योंकि उसका वो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं था। तो ऐसा कभी नहीं सोचना कि इजी क्वेश्चन था मुझसे नहीं हुआ, तुम्हें ये समझना है कि जिस दिन तुमको सब्जेक्ट इजी लगने लग जाए या कोई चैप्टर इजी लगने लग जाए तो समझ जाना तुम्हें वो चैप्टर समझ आ जाए। चैप्टर सारे ही डिफिकल्ट है, इजी कुछ नहीं है, और जब तुम पढ़ लोगे तो सारे इजी हो जाएंगे, ठीक है। तो कभी भी ऐसे हेजिटेट मत करना कि मैं ये क्वेश्चन पूछ लूँ, ये तो इजी क्वेश्चन है। तुम्हें नहीं आता ना तो टफ है, आता है तो इजी है, फिर सब कुछ इजी है। Which of the following statement about animal that utilize external fertilization is false? तो जैसे ही मुझे एक वर्ड मिल गया ट्रू एंड फॉल्स, तो मैंने सबसे पहले क्या करना है, अंडरलाइन। हाँ, और मैं लिख लूंगी अपनी शीट पे 34 पर मुझे इनकरेक्ट ढूंढना है। अब मैं लिखूंगी ए बी सी डी, और एक क्वेश्चन को मैं ध्यान से करूंगी क्योंकि लंबी स्टेटमेंट है, तो मुझे इनकरेक्ट ढूंढना है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के लिए। दैट दे आर डिवाइडेड इक्वली बिटवीन टेरेस्ट्रियल एंड एक्वेटिक स्पीशीज, यानी कि जो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन करते हैं, तो अगर लैंड के ऊपर 100 एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन वाले ऑर्गेनिज्म रह रहे हैं तो पानी के अंदर भी 100 रह रहे हैं, इक्वल होते हैं। नो मैम। ऐसा तो ऐसी कौन सी कैलकुलेशन है, ऐसा तो नहीं है ना। ऐसा तो नहीं है नंबर ऑफ फिशेज आर इक्वल टू नंबर ऑफ मैमल्स ऑन अर्थ, ऐसा तो नहीं है। No, ma'am. तो कुछ नहीं करता है, तो ये तो इसने बड़ा ही इक्वल वर्ड बहुत स्ट्रॉन्ग ले लिया। मैनी प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ गेमीट्स टू इंश्योर सक्सेसफुल प्रोडक्शन, क्योंकि वो पानी में छोड़ देते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में जो लार्ज नंबर ऑफ गेमीट बनाते हैं, ताकि अगर कुछ ना भी पहुंच पाए एग तक तो कुछ तो मिल जाए। तो ये बात तो सही है। यो मैम। The behavior associated with mating, mating मतलब reproduction, mating are often highly synchronized। ये कह रहे हैं जो mating का behavior है ना वो काफी synchronized होता है। synchronized मतलब same timing। वो कह रहा है कि जैसे फॉर एग्जाम्पल एक स्टेटमेंट में इनडायरेक्टली वो कह रहा है कि जो फीमेल का, जब भी फीमेल अपने एग पानी में डालेगी मेल भी उसी टाइम पे पानी में अपने स्पर्म डालता है। जैसे आज दोपहर को फर्टिलाइजेशन हो रहा है फ्रॉक के अंदर, तो उसकी फीमेल भी इसी टाइम एग डाल रही होगी, मेल भी इसी टाइम स्पर्म डाल रहा होगा, क्योंकि आगे पीछे जाएंगे तो कैसे फर्टिलाइजेशन होगा ना। तो कह रहे हैं कि इनका जो सेक्सुअल मेटिंग का बिहेवियर है ना ये सिंक्रोनाइज्ड होता है। ये सही बात है। यो मैम। तो प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी मतलब पॉसिबिलिटी या चांसेस
of any one egg being fertilized and developing into an adult can be low. तो प्रोबेबिलिटी कम होती है कि ऐसे स्पर्म मिलेगा और फर्टिलाइज होगा जब भी एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होती है। क्या ये सही बात है? यस मैम। मैम सही बात है, क्योंकि पानी से कर रहे हैं ना, हो सकता है बीच में भवंडर आ जाए, हो सकता है हमारी बोट वहां से जा रही है, सारे एग और स्पर्म इधर उधर फैला दिए, होता ही होगा, हो सकता है ना। तो इसलिए प्रोबेबिलिटी है कि फर्टिलाइजेशन रेट रो होगा। तो हमें अब देखो क्वेश्चन में क्या है, ए गलत, बी सी डी सही। अब मैं पीछे जाऊंगी, मैं कैसे करूंगी, मैं पीछे जाऊंगी और देखूंगी क्वेश्चन में क्या पूछा है। इनकरेक्ट पूछा है, इनकरेक्ट ये है, मेरा आंसर ए है। अब मैं सर्कल करूंगी ये आंसर, कभी गलत नहीं होगा। समझ आया? यो मैम। यू डू योर यो मैम पेपर आना और पेपर करने में फर्क होता है। एक्सपेरिमेंट तो हम भी फिजिक्स केमिस्ट्री बायो की लैब में देखते हैं, लेकिन जब खुद बनाते हैं स्लाइड तो बनती नहीं ना, ये वही है। तो प्रैक्टिस सिखाती है ना। एज ए रिजल्ट ऑफ बाइनरी फिजन, बाइनरी फिजन मतलब एक सेल डिवाइड होके दो बना गए, दोनों सेल्स को क्लोन्स कहते हैं। ये मेरा पेरेंट है, ये मेरा ऑफस्प्रिंग है ना। अब देख क्वेश्चन क्या है, एज ए रिजल्ट ऑफ बाइनरी फिजन नंबर ऑफ इंडिविजुअल प्रोड्यूस बाय वन फिजन, एक फिजन, एक बार ये प्रोसेस हुआ तो कितने नए सेल बने? 2 मैम टू टू टू। तीन नहीं काउंट करेंगे क्योंकि उसने क्या पूछा है, नंबर ऑफ इंडिविजुअल प्रोड्यूस, जो प्रोड्यूस हुए बेटा वो तो ऑफस्प्रिंग है ना, पेरेंट थोड़ी काउंट करोगे। आंसर वुड बी 2, करेक्ट? यो मैम। यो मैम Next, which of the following animal qualifies as a sexually reproducing oviparous species? मतलब मुझे वो ऑर्गेनिज्म ढूंढना जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता हो, यानी दो गैमेट बनाएगा जो फ्यूज भी करेंगे, और ओविपेरस हो मतलब ओवी से अंडे, ओवल एग, हाँ एग देने वाले। तो ह्यूमन तो नहीं है, अंडे तो नहीं देते हम। कैंगरू जो होता है, कैंगरू इज प्लेसेंटल, प्लेसेंटल मैमल है ये अंडे नहीं देता। ये जो बच्चा देता है ना, इसका बेबी पता है कितना बड़ा होता है कैंगरू का, पता है? यो मैम नहीं बेटा? नो मैम अरे रे रे, 1.5 है ये तो देखने वाली चीज है, ये तो तुम्हें भी हैरानी होगी देख के। कहाँ है बेबी? दिस इज ए कैंगरू एग, इट कैंगरू बेबी व्हेन बोर्न, कैन यू सी? यस मैम। क्या होता है ये ह्यूमन हार्ट के कंपैरिजन में, दिख रहा है आपको? यस मैम। का बच्चा भी ज्यादा बड़ा लगेगा आपको। सो दिस इज ए कैंगरू एग। इसका इतना ज्यादा मतलब छोटू एग होता है, बेबी होता है, तो लेकिन है तो बेबी है ना, इसने वो तो नहीं किया ना, अंडे दिए तो देती बेबी है। लेकिन फिर क्या होता है, इसका बच्चा ना, जो उसका पाउच होता है ना, पाउच से ऊपर क्रोल करता है और मदर की निप्पल पे अटैच हो जाता है, और नेक्स्ट 1 to 2 मंथ्स तक वो निप्पल पे अटैच ही रहता है और वहां से दूध पीता रहता है। तो दूध पीते 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 बच्चा इतना बड़ा होता है कि वो मदर की पाउच में चला जाता है, तो इसलिए इन्हें मार्सुपियल्स कहते हैं, जिनके पास पाउच होता है। ओके, तो ये तो बेबी देती है, ये भी नहीं हो सकती, ह्यूमन भी नहीं हो सकता, है ना। सी स्टार्स कहाँ से अंडे देने लग गए, कहाँ से सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग? उनमें तो बहुत अच्छी से हमें वो भी दिखाई देती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाले। जो है सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग और अंडे भी देती है, वो है प्लेटिपस। देखो प्लेटिपस का क्या है ना, प्लेटिपस इंटरेस्टिंग है। ये मैमल्स में आ गए, मैमल्स में आ गए तो हमें कायदे से एग तो नहीं देने चाहिए थे, लेकिन ये वो वाले मैमल्स हैं जिनका मुंह ना चोंच की तरह बड़ा होता है, ठीक है? यो मैम। तो मैं इनका तुम्हें साइंटिफिक नाम अभी नहीं बना रही, घबरा जाओगे। तो इनका मुंह चोंच की तरह होता है, ये होता है जो एग ले करते हैं और ये सेक्सुअली रिप्रोड्यूस भी करते हैं। तो ये होते मैमल है, लेकिन एग लेइंग मैमल होते हैं, ठीक है? तो इसलिए आंसर वुड बी डी। ये हो सकता है आपको ना पता हो, हमने डिस्कस नहीं किया था, लेकिन अभी पता चल गया ना। यो मैम। अब आप नेक्स्ट पॉइंट अपना लिखोगे, सम चैप्टर्स of biology are interconnected between 11th and 12th। तो 11th and 12th को मिला के कुछ चैप्टर आएंगे। ये आपको प्लांट एनिमल किंगडम से आया क्वेश्चन, तो वहां से मिला के यहाँ भी आ गया ना, तो कुछ चैप्टर मिला के ही आएंगे, तो उसके लिए आपको दोनों चैप्टर आने चाहिए। ओके, तब आएगा जब आपकी 12th प्रिपेयर हो जाएगी, अभी कोई बात नहीं। तो ऐसे क्वेश्चन को हमें क्या कर देना चाहिए अगर हमें नहीं पता तो? निग्लेक्ट लीव, अक्कड़ वक्कड़ नहीं खेलना। अब इस क्वेश्चन में चांसेस थे, चलो कैंगरू शायद ना बताओ, चलो कोई ना, आगे चलते हैं। ऑफस्प्रिंग ऑफ ओविपेरस एनिमल, ओविपेरस एग वाले यस मैम। आर एट ए ग्रेटर रिस्क एज कंपेयर टू ऑफस्प्रिंग ऑफ विविपेरस। विविपेरस मतलब बेबी वाले, है ना? तो अंडे वालों को ज्यादा खतरा है, क्यों भाई? क्योंकि प्रॉपर एम्ब्रियोनिक केयर एंड प्रोडक्शन इज रेस्ट, ऐसा होता है
एम्ब्रियोनिक केयर क्या होती है? एम्ब्रियोनिक केयर का मतलब है कि हाँ, ये देख, ये पहले एग था, उस पे स्पर्म फ्यूज हुआ, तो उससे क्या बन गया हमारा? जाइगोट। जाइगोट में आगे बहुत सारी सेल डिवीजन होके बन गया एम्ब्रियो। अब एम्ब्रियो कैसे कैसे डिवाइड होके पूरा बेबी बना देगा, है ना? उसको, ये जो पूरा प्रोसेस है, इसको एम्ब्रियोजेनेसिस कहते हैं ना। यो मैम। अब देखो, एम्ब्रियोजेनेसिस अगर पेट में हो रही है, बच्चा मदर की वूम में प्रोटेक्टेड है, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सोचो वो बाहर खुला पड़ा है, एम्ब्रियोजेनेसिस चल रही है और अंडे के ऊपर कोई पैर रख दे, खतरा है। कोई और एनिमल उसको आके खा जाए, खतरा है। हो सकता है ना, कोई हाथी जाते जाते कुचल जाए, खतरा है। तूफान आ जाए, पेड़ से घोंसला गिर जाए, तब भी खतरा है। तो जितने भी एग लेइंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उनके अंडों को खतरा होता है, क्योंकि उनको प्रॉपर एम्ब्रियोनिक केयर एंड प्रोटेक्शन नहीं मिलती। तो ये ऑप्शन तो करेक्ट है। लेकिन बाकी देख लेते हैं, बाकी भी देख लेते हैं। सबको स्क्रीन पे दिख रहा है ना क्वेश्चन? यो मैम। ये सही है। एम्ब्रियो इज नॉट डेवलप, ऐसा नहीं है, एम्ब्रियो डेवलप तो पूरा होता है, तो ये तो कोई पॉइंट नहीं हुआ। प्रोजेनीज आर विद मोर वेरिएशन, ऐसा कुछ नहीं है कि एग लेइंग में मोर वेरिएशन है। वेरिएशन आप ऐसे याद करोगे कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म में कोई वेरिएशन नहीं मिलेगी आपको, क्योंकि क्लोन्स बनते हैं। लेकिन जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करती है, उसमें आपको वेरिएशंस मिलती है, क्योंकि वहां मियोसिस होती है। तो वेरिएशन आपको सेक्स से रिलेटेड याद रखना है, असेक्सुअल से आपको नो वेरिएशन याद रखना है। और आपको वर्ड क्या याद रखना है? क्लोन्स, क्लोन्स बनते हैं, राइट? यो मैम। बेटा समझ आ रहा है ना? चलो भाई, हैंड रेस करो जिसको स्क्रीन नहीं दिख रही है, समझ नहीं आ रहा, कोई भी इशू है? एनीवन? कोई दिक्कत नहीं, कोई इशू है तो ठीक है। तो फिर मेरे को मैसेज करके बताओ, अगर सब समझ आ रहा है तो बोलो यस। यस मैम। अरे मैसेज में यस, सिर्फ यस चलेगा। यो यो भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। बच्चे ज्यादा है, मैसेज कम आया मुझे, मैं लगा लूं, बाकियों को समझ नहीं आ रहा। नहीं आ रहा तो फिर मैं एनालिसिस ना कराऊं ना, मैं अगला टॉपिक पढ़ा दूं। मैं रुक के ये इसलिए करा रही हूँ ताकि तुम्हें समझ आए, समझ आना चाहिए फिर। ठीक है जी, ओके जी, आइए। सो प्रोजेनीज आर विद मोर वेरिएशन, ऐसा कोई लॉजिक नहीं है। प्रोजेनीज आर लार्जर, ऐसा भी कुछ नहीं है। हाथी के बच्चे देख लो, वीवी पेरेस होते हैं। तो आंसर वुड बी ए, ए का ज्यादा सेंस बनता है, करेक्ट। नाउ ये आपको थ्योरी में आ सकता है, स्कूल में घूम फिर के। नाउ एनिमल व्हिच गिव बर्थ टू यंग वंस आर कॉल्ड वीवी पेरेस। Which of the following statement about animal reproduction is incorrect? तो जैसे मुझे इनकरेक्ट दिखा, मैंने क्या किया, भागकर अंडरलाइन। हाँ, स्पीशीज दैट रिप्रोड्यूस सेक्सुअली कैन नॉट रिप्रोड्यूस असेक्सुअली, ऐसा है? जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करती है वो असेक्सुअली रिप्रोड्यूस नहीं कर सकती? नो मैम। नो मैम। ऐसा जरूरी नहीं है। हाँ, जो बिल्कुल लोअर ऑर्गेनिज्म है वो सेक्सुअली करते हैं, लेकिन ऐसे भी तो है ना, जैसे फंगस है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी शो कर देता है, लेकिन एसेक्सुअल भी करता है अनफेवरेबल कंडीशन में, राइट? तो सिर्फ आपको एनिमल के बारे में नहीं सोचना है, आपको फंगस प्रोटिस्टा पे भी जाना है। सो दिस इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट। विविपेरिटी बट नॉट ओविविपेरिटी इज कॉमनली इन मैमल। देखो, ये तुमको शायद ना पता हो, तो मैं बता देती हूँ कि ओविपेरस होते हैं जो विविपेरस होते हैं जो बेबीज देते हैं, बेबीज को जन्म देते हैं, बॉर्न बेबी, आउट ऑफ बॉडी ना। और ओवीवीबी, देखो ओवी से मतलब एग, वीवी से मतलब बेबी। तो ओवीवीबी पेरेंट्स क्या होते हैं कि दे फॉर्म एग इनसाइड बॉडी, एग ही बनता है इनकी बॉडी के अंदर, बट एग हैच इनसाइड फीमेल बॉडी। लेकिन बॉडी के अंदर ही फीमेल बॉडी में एग हैच हो जाता है, तो बाहर क्या डिलीवर हुआ? बेबी। बेबी इज डिलीवर आउट। तो मैं इसको फिर वीवी पेरेस क्यों नहीं बोल रही, क्योंकि बेटा वीवी पेरेस में अंदर एग थोड़ी बना था हमारे में,
हमारे केस में एग, एग से क्या मतलब है, एग से मतलब इसका बाहर शेल होगा, है ना, अंदर उसके जाइगोट डेवलप हो रहा होगा। हमारे केस में तो ऐसा होता है कि कोई शेल नहीं होता, तो हम वीवी पेरेस है। लेकिन वो भी वीवी पेरेस है जिनके अंदर एग बनता है, उसी एग के अंदर जाइगोट डेवलप हो रहा होगा, एम्ब्रियो बनेगा, फिर वो पूरा मेच्योर बेबी बनेगा, फिर एग अंदर ही हैच होगा, बच्चा वहां से बाहर निकलेगा और डिलीवर हो जाएगा। ठीक है, तो आपको कुछ फ्रॉग्स के अंदर ऐसे दिखता है कि फ्रॉग्स एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन की जगह ये भी करते हैं। शार्क्स के अंदर ऐसे दिखता है, शार्क की बॉडी के अंदर अंडे बनते हैं और बाहर वो बच्चों को जन्म देती है। ओके, टाइगर शार्क का यो जैसे। तो यो दिस इज ओबीविविपेरस। ओके, मैम, लिख लिया। यो मैम। यो मैम, यो मैम। आ गया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हाँ, विविपेरिटी बट नॉट ओविविपेरिटी इज कॉमन इन मैमल्स। हाँ, मैमल में कॉमनली आपको विविपेरिटी मिलती है, ओविविपेरिटी कम है। सही है। मैमल इंसेक्ट कैन रिमूव सोमेटोफोर डिपॉजिट इन द फीमेल बाय देयर मेल्स। तो मेल इंसेक्ट्स क्या होते हैं कि जैसे एक फीमेल इंसेक्ट है, उसको एक मेल ने अपने स्पर्म दे दिए, ठीक है, अब ये चला गया, तो दूसरा मेल आएगा और वो पता है क्या कर सकता है, वो इसके स्पर्म जहां उसने डिपॉजिट करे ना, सोमेटोफोर एक थैली की तरह होता है, वहां से पुराने वाले मेल के स्पर्म झाड़ देता है और अपने वाले स्पर्म डाल देता है। ऐसा भी कर सकता है मेल इंसेक्ट्स के केस में। तो ये भी सच है, बहुत वियर्ड है ना, लेकिन सच है। समझ में आया क्या हुआ? यो मैम, यो मैम। एक्सोगैमी में अकर इन सम hermaphrodite species like earthworm। एक्सोगैमी क्या होता है? बॉडी के बाद एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन ना। यो मैम। बिल्कुल हो सकती है मैम, hermaphrodites के केस में, ये भी हो सकती है, बात सही है। तो आंसर वुड बी ए। ए इनकरेक्ट था। नाउ सम ऑर्गेनिजम्स आर कैपेबल ऑफ सेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कुछ ऑर्गेनिज्म में दोनों होती है अंडर फेवरेबल कंडीशन, जब सब कुछ सही है। फेवरेबल कंडीशन मतलब सब कुछ सही है। Reproduction proceeds asexually. When condition become more stressful, reproduction switches to sexual mode. Why? अब ये कुछ ऑर्गेनिज्म है वैसे सेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर रहे हैं, इजी प्रोसेस है, लेकिन जब स्ट्रेसफुल कंडीशन हुई तो वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस भी कर लेते हैं। अब वो कह रहा है कि ऐसा क्यों? तो क्वेश्चन है कि ऐसा क्यों हुआ, कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे वो क्यों किया। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे कभी भी ऑर्गेनिज्म जाता है, उसका मेन पर्पस क्या होता है कि स्पीशी में डाइवर्सिटी है। जैसे हमारी स्पीशी है, ठीक है, बहुत सारी स्पीशीज है। अब मैं नॉर्मल कंडीशन में बढ़िया से ले रही हूँ, मुझे पता है मौसम बदल रहा है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है। अगर मेरे बच्चे बिल्कुल मेरी तरह होंगे और सेक्सुअली मैं रिप्रोड्यूस कर सकती हूँ, अगर मेरे बच्चे मेरी तरह होंगे तो वो भी इस एनवायरनमेंट में सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो मैं क्या चाहूंगी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बेबी पैदा हो ताकि बच्चों में वेरिएशन हो, तो बेशक मैं सर्वाइव ना कर पाऊँ, मेरी आने वाली जनरेशन सर्वाइव करे। समझ आया? यो मैम, तो याद रखना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मेन है जेनेटिक वेरिएशन। अब ढूंढ लो आंसर। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज सिंपल, पहली बात तो सिंपल होती नहीं है, आंसर यही गलत हो गया था। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन रिक्वायर टू सेपरेट इंडिविजुअल हु कैन म्यूचुअली प्रोवाइड न्यूट्रिएंट सपोर्ट ड्यूरिंग स्ट्रेस। ऐसा जरूरी नहीं है, मदर ही होती है जो न्यूट्रिएंट देती है बच्चों को, दोनों मेल और फीमेल नहीं देते जनरली, तो ये भी सही नहीं बनता। Sexual reproduction produces individual with new combinations of recombinant chromosome increasing diversity। अगर तुम्हें पूरा भी समझ नहीं आता तब भी समझ आ गया था कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से न्यू कॉम्बिनेशंस आएंगे और डाइवर्सिटी आएगी। डाइवर्सिटी आएगी तो बेशक ये जनरेशन मर जाए, आने वाली सर्वाइव कर जाएगी, और स्पीशी यही चाहती है कि उसकी जनरेशन बच जाए। दिस इज अ करेक्ट वन। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन रिक्वायर मोर एनर्जी, ऐसा कुछ नहीं है, सेक्सुअल को मोर एनर्जी चाहिए होती है। तो आंसर वुड बी सी। समझ में आया? पक्का समझ में आ रहा है? मैम। अच्छा, द प्राइमरी बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एन ऑर्गेनिज्म इज दैट। अब इसका आंसर तुम बताओ चैट बॉक्स में, चैट बॉक्स में, चैट बॉक्स में, गाने नहीं गाने। बोलो बोलो आंसर बोलो और अपना अपना बताया करो। अच्छा, ओके। हम्म, ये अदिति भाटिया जब भी आने जाना होता है तो मुझे दिखता है आलिया भट्ट। मैं कहा आलिया भट्ट बायो पढ़ने आई है, भले का लगता है मुझे इसके नाम से। नो,
यस, प्रमोट जेनेटिक वेरिएबिलिटी इन ऑर्गेनिजम्स, इसीलिए वजह से ही होता है ये। शाबाश, अब सीख के बच्चे है ना। जिसका अगर 40 होता तो 41 हो जाता। गिवन बिलो आर अ फ्यू स्टेटमेंट रिलेटेड टू एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, इससे रिलेटेड स्टेटमेंट है, आपको ढूंढनी है करेक्ट। अंडरलाइन करो करेक्ट को, करेक्ट ढूंढ लेते हैं। तो ऐसी स्टेटमेंट हमें कैसे करनी है, हमें लिखो वहां पे अपना लेसन नंबर, आई थिंक 5th पॉइंट होगा, दैट इन स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस, लिखो इसे, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस फर्स्ट सॉल्व स्टेटमेंट्स, सेकंड लुक एट द ऑप्शन। कभी भी पहले कोई ऑप्शन नहीं देखेगा तो ये तुम्हारे लिए एग्जिस्ट नहीं करते हैं, हटा दो इन्हें, कोई इनकी तरफ देखेगा नहीं, दे डोंट एग्जिस्ट, ठीक है, कोई नहीं देखेगा। यही रूल है स्टेटमेंट बेस का। अगर तुम्हें स्टेटमेंट बेस सही करने हैं तो तुमको बस स्टेटमेंट्स को ही देखना है, उसके आंसर्स नहीं देखने। क्लियर? यो मैम। करेक्ट ढूंढना है। द मेल एंड फीमेल गेमेट आर फॉर्म्ड एंड रिलीज साइमल्टेनियसली, सही बात है। No, ma'am. यस मैम। यस मैम। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है बेटा। अगर Yo, मेल और ma'am. फीमेल ने पानी में मैम। साथ में नहीं छोड़ा तो रिप्रोडक्शन नहीं हो पाएगा, है ना। सही। Yes. सही है। ओनली अ फ्यू गेमेट आर रिलीज इनटू द मीडियम, थोड़े से डालते हैं वो। No, ma'am. नो मैम। डालते हैं भाई। वाटर इज द मीडियम इन मेजॉरिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म एग्जिबिटिंग एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, सही बात है। यस मैम। Yes, ma'am. उनके पास, अब उनके पास कोका कोला तो है नहीं है, है ना। एक कोका कोला बीच में डाल दी, चलो भैया जूम करते हुए जाएंगे हमारे बच्चे, ऐसा तो है नहीं। Offspring formed as a result of external fertilization have better chances of survival than those inside the organism, ऐसा है। नो मैम। जो बेटा पानी में डेवलप हो रहा है टैडपोल, उसके ऊपर लोग नहाने के लिए कूद जाते हैं उस पानी में, काहे की सेफ्टी उसकी। तो आंसर मेरे पास कौन सी करेक्ट स्टेटमेंट, करेक्ट ढूंढना है मुझे। पीछे जाऊंगी अब मैं, मैम। देखूंगी मुझे ढूंढना क्या है, पीछे जाऊंगी पहले, रुको मेरे को जाने दे भाई। करेक्ट, अब मैं ढूंढूंगी करेक्ट है मेरी एक और थर्ड, है ना। यो मैम। Yo. आंसर लिखा मैंने पहले यहाँ पे, अब मैं नीचे जाऊंगी। क्या है आंसर, 1 एंड 3 मिला। यस मैम। Yo, ma'am. ऑप्शन करेक्ट हो गया ना। अगर मैं देख के नीचे नीचे जाऊंगी ना, कभी जिंदगी में मेरे से खत्म नहीं होगा ये पेपर टाइम से, राइट। समझ गए ना कैसे करना है। यो मैम। The term clone cannot be applied to offspring formed by sexual reproduction, क्यों नहीं हम कह सकते, क्योंकि offspring do not possess exact copy of parental DNA। क्लोन हम उन्हीं को कहते हैं जिनके पास पेरेंटल डीएनए की सेम कॉपी हो। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सेम नहीं होती, वेरिएशन आ जाती है, तो हम उसको क्लोन नहीं कह सकते ना। यो ये सही बात है। No, ma'am. डीएनए ऑफ ओनली वन पेरेंट इज कॉपी एंड पास ऑन टू द ऑफस्प्रिंग, ऐसा कोई जादू नहीं है। डीएनए दोनों पेरेंट, एक ही तो पेरेंट होता है, यही पेरेंट अपना डीएनए दे देता है। तो ये तो क्या ऑप्शन बना। ऑफस्प्रिंग आर फॉर्म्ड एट डिफरेंट टाइम्स, अलग नहीं है भाई, एक साथ ही बंदे हैं। ऐसा थोड़ी ना आज एक बनेगा कल मेरी बहन बनेगी, ऐसा नहीं होगा। डीएनए और पेरेंट और ऑफस्प्रिंग आर कंप्लीटली डिफरेंट। बेटा क्लोन में सेम होते हैं, ये तो उनकी खासियत है। आंसर वुड बी ए। अब ये एनसीईआरटी का डायग्राम है, यो मैम। वहां पे लिखो 6 पॉइंट लिखो, एनसीईआरटी डायग्राम प्रैक्टिस। एक क्वेश्चन नीट में एनसीईआरटी डायग्राम से डायरेक्ट लेबलिंग पे आता है, 4 नंबर दे रहा है ना, तो कर लेना प्रैक्टिस साथ साथ। करेक्ट ढूंढना है आपको, ठीक है, बढ़िया लिखा भी है। इट इज अ टाइप ऑफ पार्थेनोजेनेसिस, नो मैम। No, ma'am. टाइप ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यस मैम। The offspring can also be called clone, जो offspring बना उसको मैं clone, यो मैम। पेरेंट जैसे दिखेगा वो। अभी साइज में छोटा है, लेकिन ये डिटैच होकर गिरेगा, ये उतना ही साइज में हो जाएगा, बता नहीं पाओगे बच्चा कौन सा पेरेंट कौन सा। सो आंसर वुड बी डी। डी। अब इसमें पता है गलती क्या होती, इसमें गलती होती कि मेरे को बी मिल गया, मैं एक्साइटमेंट में बी समझ जाती, मैंने आगे का ऑप्शन नहीं पढ़े ना। तो हमेशा लास्ट नेक्स्ट लेसन लिखो, रीड ऑल ऑप्शंस, सारे ऑप्शंस पढ़ने हैं ना। ये आराम से गलत हो सकता था किसी बच्चे का, किसी का हुआ भी होगा, राइट। तो अब ये गलती नहीं करनी है, ठीक है। यो मैम। बेटा समझ भी आ रहा है या यो यो कर रहे हो बस। मैम आ रहा है समझ। Now there is no natural death to single cell organism। सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म नेचुरली नहीं बढ़ता, अब उसको दवाइयां दे दे के मारते हैं, अमीबा और बैक्टीरिया की तरह। क्यों नहीं मरते, बिकॉज दे कैन नॉट रिप्रोड्यूस सेक्सुअली, इसलिए वो मरते ही नहीं है। ऐसा होता ना तो हम भी ताकतें डेवलप कर लेते असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, हम भी कभी नहीं मरते।
सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करने से मर जाते हैं, बताओ। दे रिप्रोड्यूस बाय फ्रेगमेंटेशन। अरे रिप्रोड्यूस बाय फ्रेगमेंटेशन चलो ठीक है, लेकिन नो नेचुरल डेथ का क्या रिलेशनशिप है? पेरेंटल बॉडी इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द ऑफस्प्रिंग थ्रू बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन से ऑफस्प्रिंग में पेरेंट बॉडी चली जाती, इसलिए नेचुरल डेथ नहीं होती इनकी, राइट? यो मैम। ये ऑप्शन करेक्ट है? यो मैम। टीवी पढ़ूंगी। दे आर माइक्रोस्कोपिक, ये बात सही है, माइक्रोस्कोपिक स्टेटमेंट गलत नहीं है, लेकिन पहले तो माइक बंद कर भाई, तो माइक ऑन है वो पढ़ा ले। धन्यवाद। देखो स्टेटमेंट सही है, दे आर माइक्रोस्कोपिक। तुम बोलोगे आंसर क्यों नहीं है? क्योंकि भाई क्वेश्चन तो कुछ और पूछ रहा था। मैं कह रही हूँ मैगी बना दे, तू मुझे बोल रहे हो पास्ता अच्छा बनता है। नहीं तुम भी सही बोल रहे हो पास्ता अच्छा बना है, लेकिन मैं तो बोल रहा हूँ मैगी बना दे भाई। समझ रहे हो? क्वेश्चन अलग है। वो कह रहा है देयर इज नो नेचुरल डेथ टू सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म बिकॉज, वो पूछ रहा है रीजन, वो मरते क्यों नहीं है? क्योंकि वो माइक्रोस्कोपिक है। ये तो कोई रीजन नहीं हुआ ना, तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, राइट? मैम। एजर्शन रीजन, एजर्शन रीजन कैसे करते हैं? एजर्शन रीजन करने का तरीका होता है जिसको हम बहुत प्रैक्टिस करेंगे और हमें बहुत सारी प्रैक्टिस करने के बाद आएगा, अभी नहीं आएगा। पहले बता देती हूँ एजर्शन रीजन का क्या गेम है। एजर्शन रीजन में आपको दो स्टेटमेंट होती है जो बहुत तंग करती है। एक होगी स्टेटमेंट एक ए जिसको कहेंगे एजर्शन, फिर होती है दूसरी स्टेटमेंट जिसको कहते हैं रीजन। ठीक है, तो ये ना सॉल्व करने का दो स्टेप का प्रोसेस है, ठीक है? लिखो इसको ऐसे लिखो, हाउ टू सेल, टू स्टेप, दो स्टेप कीजिए और एजर्शन रीजन सॉल्व कर दीजिए। पहला, चेक बोथ स्टेटमेंट्स। स्टार्टिंग में ये दोनों तुम्हारे लिए स्टेटमेंट है, ये एजर्शन नहीं है, ये रीजन नहीं है, ये स्टेटमेंट है। तो पहले तुम लिखोगे ए स्टेटमेंट जो है और दूसरी आर स्टेटमेंट है। ए स्टेटमेंट सही है या नहीं, बायोलॉजिकली ये बात सही बोल रहा है या नहीं। फॉर एग्जाम्पल ए स्टेटमेंट कहती है दैट योर टीचर हैज वन नोज, ये बात सही है, एक ही नोज है, सही है, टिक मार दिया। दूसरी स्टेटमेंट रीजन नहीं है, स्टेटमेंट देखनी है तुमने। दूसरी स्टेटमेंट जो आर है वो ये कहती है दैट योर टीचर हैव 2 ईयर, ये बात भी सही है, तो सही है। तो आपको दोनों स्टेटमेंट चेक करनी है। सेकंड स्टेप है चेक रिलेशन बिटवीन देम। अब इनके बीच में आपको रिलेशन डालना है, तो कुछ नहीं करोगे, आप ऊपर जाओगे एजर्शन रीजन के बीच में बिकॉज लिख दोगे। अब इस स्टेटमेंट को पढ़ोगे, योर टीचर हैज वन नोट बिकॉज योर टीचर हैज 2 ईयर। क्या ये कोई रीजन बना? मेरे पास एक 2 ईयर है, तो बिकॉज लगाने से रिलेशन नहीं बना ना, तो रिलेशन नहीं बन रहा, राइट? यानी कि मेरा एजर्शन सही है, रीजन जो सेकंड पॉइंट है वो गलत हो गया। अब आपको ऑप्शन देखना है, ठीक है? तो समझ में आया, पहले स्टेटमेंट देखनी है फिर उनका रिलेशनशिप। तो इस पॉइंट को ऐसे लिख लो, एजर्शन रीजन तंग करते हैं, लेकिन एजर्शन रीजन बहुत सारी प्रैक्टिस से आते हैं। 1 साल प्रैक्टिस करोगे अपने आप ही आ जाएंगे। लिख लिया सबने? अब हम कोशिश करते हैं। नो इंडिविजुअल इज मॉडल। सबसे पहला स्टेप हम एजर्शन को पढ़ेंगे। लो जी व्हाइट कलर ले आई मैं, सॉरी। सबसे पहले सब एजर्शन को पढ़ेंगे। लिखो वहां पे क्वेश्चन नंबर 46, वहां लिखो एजर्शन, यहाँ लिखो स्टेटमेंट। अभी धीरे होंगे ना, धीरे धीरे इसके बीच में रिलेशन पढ़ेंगे। तो लिखो एजर्शन की स्टेटमेंट, नो इंडिविजुअल इज इमॉर्टल एक्सेप्ट वन सेल ऑर्गेनिज्म। सही बात है? ऐसे टिक कर दे। अब आर वाली स्टेटमेंट लिख, स्टेटमेंट रीजन नहीं है वो स्टेटमेंट। अ फ्यू नंबर ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल स्पीशीज हैव एग्जिबिटेड ऑन अर्थ एंड डू नॉट डाई बिकॉज ऑफ बडिंग। इज इट करेक्ट? नो मैम। A few number of plants and animal species, बडिंग से थोड़ी होता है, प्लांट स्पीशीज में बडिंग कब देखी मैंने? बडिंग तो बड फॉर्मेशन होती है, प्लांट में बड थोड़ी बनते हैं, बर्ड्स बनते हैं, हाँ वो वाली बडिंग कह रहे हैं। दोबारा पढ़ो। A few number of plants and animal species, few number, सारे तो बोले नहीं। Exist on earth and do not die, ये धरती पर रह रहे और ये मरे नहीं है because of budding। प्लांट में बर्ड्स बनते थे? यो मैम। तो पोटैटो के अंदर बर्ड बना तो उसकी स्पीशीज जी गई ना? यो मैम। एनिमल में हाइड्रा के अंदर बर्डिंग हुई तो उसकी स्पीशीज भी जी गई ना? यो मैम। तो ये टेक्निकली तो मरे नहीं ना, इनकी स्पीशीज तो बनती गई ना? यो मैम। इन्होंने इसे इमॉर्टल नहीं कहा,
they do not die because of budding. ये स्टेटमेंट कितनी अजीब सी है. मेरे को एक बार ही चेक करना दो, ठीक है? मेरे को ये सही नहीं लग रही रिलेशनशिप इसका. तुम्हारे आंसर बुकलेट में बेशक दोनों सही दे रहे हैं, पर मुझे ये बर्डिंग वर्ड सही नहीं लग रहा, कुछ गड़बड़ लग रही है. ठीक है, तो मुझे चेक करना दोगे प्लीज? Yo-yo ma'am. लेट मी चेक दिस वन. Yo-yo ma'am. मैं तुमको गलत बता दूं तो अच्छा है ना, मैं पहले चेक कर लूं. और इंटरनेट पे मेरे को विश्वास नहीं है तो मैं बुक से चेक करूंगी. ठीक है, चलो थैंक यू. अभी और रीजन आएगा उसमें बताती हूँ. नाउ मैनी मैमल्स स्पेशली दोज लिविंग इन नेचुरल वाइल्ड कंडीशन एग्जिबिट साइक्लिक चेंजेस ओनली ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशन. सो फेवरेबल सीजन में उनकी बॉडी में साइक्लिक चेंजेस आते हैं इन देयर रिप्रोडक्टिव फेज. और ऐसे वाले लोगों को हम क्या बोलते हैं? Signal readers. सीजनल ब्रीडर. हाँ, कंटीन्यूअस में तो हमेशा ही आते रहते हैं, तो आंसर यस, सीजनल ब्रीडर्स. नाउ ये पिक्चर एनसीईआरटी की है. वहाँ पे लिखा हुआ है. ये पिक्चर क्या बता रही है आपको? बैक्टीरिया का, सॉरी अमीबा का बता रही है, क्योंकि अमीबा का स्ट्रक्चर है ये टेढ़ा-मेढ़ा. अमीबा में आपको बाइनरी फिजन दिखा रही है. तो ये क्या बने होंगे? डॉटर सेल्स को मैं क्या बुला सकती हूँ? Clones. शाबाश. So this is one. Most critical in the sexual reproduction is, अब ये क्वेश्चन मैंने पूछा था ना, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सबसे ज्यादा क्रिटिकल क्या है? देखो गैमेटोजेनेसिस इंपॉर्टेंट है, इसने मोस्ट पूछ लिया. गैमेट बनना इज इंपॉर्टेंट, लेकिन गैमेट बन के भी कुछ नहीं हो पाएगा. वो तो असेक्सुअल में भी बनते थे ना गैमेट किसी किसी में. फर्टिलाइजेशन है जो असेक्सुअल में नहीं होता, तो फर्टिलाइजेशन विल बी द आंसर. ओके, नाउ ओके. Which of the following statement about oviparity is false? False है तो कर लो. ओवी मतलब अंडा, एग देने वाली की बात गलत कौन सी है? ठीक है. So only birds and reptiles are oviparous. सिर्फ birds और reptiles ही है जो अंडे देते हैं? No ma'am. क्या मच्छी भी तो देती है, और हमने प्लेटिपस भी तो पढ़ा है, जो मैमल है वो भी अंडे देता है. तो गलत हो गया है ना, ये वाला तो गलत हो गया. The large amount of yolk provide the nutrient for the developing embryo. हाँ, अंडे के अंदर yolk इसीलिए होता है ताकि बच्चे को खाना मिलता रहे. ये बात सही है. The shell protect the egg from dehydration. सही बात है, एग डिहाइड्रेशन से बचाता है उसको. ये तो सारा पानी उड़ जाता. एग ने प्रोटेक्ट करके रखा सनरेज से. Both oxygen and carbon dioxide can diffuse through the shell. Yes, shells जो होते हैं ना, अगर आपने बहुत ध्यान से देखने पे भी नहीं, माइक्रोस्कोपी कभी कोई इमेज देखी हो तो उसमें ऐसे छोटे छोटे डॉट्स दिखेंगे. तो गैसेस एक्सचेंज अंडा हमेशा बाहर के एनवायरनमेंट से ही करता है. उसके पास कौन सा ऑक्सीजन का स्टोर होता है, तो बिल्कुल पोरस होता है. ये बात भी सही है. पॉज ढूंढना था, आंसर वुड बी ए. सही है. Now there are various type of reproduction. बड़ी तरीके की रिप्रोडक्शन है. The type of reproduction adopted by an organism depend upon. अब डिपेंड करता है, ये ऑर्गेनिज्म है हमारा. ठीक है, ऐसे बना लेते हैं. ये हमारा ऑर्गेनिज्म है. अभी कौन सी वाली रिप्रोडक्शन चूज करेगा? अब ये तो बड़ी कंफ्यूजिंग बात है ना. कंफ्यूज है ये भी, क्या चूज करूं? तो किस पे डिपेंड करेगा? तो नेचर कह रही है किस पे डिपेंड करेगा? द हैबिटेट एंड मॉर्फोलॉजी ऑफ द ऑर्गेनिज्म. हैबिटेट मतलब रहना, Yes ma'am. रहने वाली जगह. जहाँ वो रह रहा है. और उसकी मॉर्फोलॉजी वो कैसा दिखता है, इस पे डिपेंड करता है. ठीक है, थोड़ा डिपेंड करता है कि उसकी बॉडी कैसे दिखती है, हैबिटेट कैसा है, थोड़ा बहुत. मॉर्फोलॉजी ऑफ द ऑर्गेनिज्म सिर्फ देखने पे डिपेंड करता है उसमें कैसी रिप्रोडक्शन है, कोई रिलेशनशिप नहीं है, तो गलत है. मॉर्फोलॉजी एंड फिजियोलॉजी ऑफ द ऑर्गेनिज्म. मॉर्फोलॉजी मतलब देखने में कैसा है, फिजियोलॉजी मतलब बॉडी के अंदर प्रोसेसेस कैसे है, डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम कैसा है. तो फिजियोलॉजी पे थोड़ा डिपेंड तो करेगा. अच्छा, ये भी ठीक ठीक लग रहा है. अब ये सारी स्टेटमेंट जब ठीक ठीक लगे ना, उसमें आपको बेस्ट स्टेटमेंट ढूंढनी होती है. तो ऑर्गेनिज्म हैबिटेट, वो कहाँ रह रहा है, उसके अंदर की फिजियोलॉजी, ये देखो दोनों पॉइंट आ गए, दोनों तो सही है. एंड जेनेटिक मेकअप, हाँ जीन्स डिसाइड करती है कोई कैसे रिप्रोड्यूस करेगा. जीन्स ही तो सब डिसाइड कर रही है. सो आंसर वुड बी D. अगर डी की जगह ये लिखा होता बोथ ए एंड सी, तब भी करेक्ट होता. Yo-yo ma'am. तब हमें इसके साथ जाना पड़ता है, राइट. तो इसको पता चल गया इसने किस पे डिपेंड करना है. चलो, चूहा कहीं का. Now select the incorrect statement. अंडरलाइन कर लो भाई. The oviparous, अंडे वाले, development of embryo take place outside the female body. सही बात है. Yo-yo ma'am. जो अंडे वाले ऑर्गेनिज्म है, जो अंडे देते हैं, उसमें जो अंडा डेवलप होता है वो बॉडी के बाहर होता है.
नो मैम, बीच में अंदर भी होता है एग डबल। वो तो ओवी वीवी पेरिस है ना, लेकिन ये तो सिर्फ ओवी पेरिस लिखा है ना बेटा। यो मैम, फिर तो होता होगा ना। यो मैम होता है। क्वेश्चन ध्यान से पढ़। लेसर्टा सेक्सकोला ब्रीड एक्सक्लूसिवली बाय पार्थिनोजेनेसिस। अच्छा, ये पता है? ये तो हमें पता ही नहीं है। नो मैम। नो हमें मैम, पता ही नहीं है। इसको ना, तुम्हें ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे जिसको तुमको सब नहीं पता होगा, तो तुम इसको कहोगे रुक जा भाई, मेरे को देखने दे, मेरे को आंसर समझ आता है, नहीं तो मैं छोड़ दूंगी। अगर मुझे बिल्कुल सही ऑप्शन मिल गया जो मेरे को बिल्कुल 100% श्योर है, मुझे आता है, तब करूंगी, नहीं तो ये क्वेश्चन मैं छोड़ दूंगी, क्योंकि ये क्वेश्चन मेरे 1 नंबर खा जाएगा। समझ आई? यू विल ऑलवेज, तुम जितना मर्जी पढ़ लो, देयर विल बी अ क्वेश्चन इन इंटायर पेपर, चाहे मैं टीचर हूँ तब भी एक क्वेश्चन आएगा जो मुझे भी नहीं याद आ रहा होगा कहाँ से आया, क्योंकि इतनी बड़ी बात है ना, कहीं से भी डाल देते हैं। तो कुछ क्वेश्चंस वो डालते हैं ऐसे जो किसी से अटेम्प्ट नहीं हो पाते, फिर लोगों के फुल मार्क्स कैसे आते हैं? क्योंकि पेपर में सिलेक्शन होता है, आपको सारे क्वेश्चन नहीं करने होते, आपको 15 में से 10 करने हैं, तो आपको 5 ऑप्शन है ना छोड़ने के, तो फिर वो जो स्मार्टली छोड़ देता है उनके फुल मार्क्स आ जाते हैं, लेकिन पूरा पेपर एक्चुअल में किसी को नहीं आता होता, तो ये अभी छोड़ देते हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं। मैनी एल्गी एंड फंजाई शो डिप्लोहेप्लॉन्टिक टाइप ऑफ लाइफ साइकिल। भाई ये पता है किसी को? नो मैम। नो मैम। ये है हमारा प्लांट किंगडम। प्लांट किंगडम में अगर आप जाते हो और एनिमल किंगडम में जाते हो, तो 11th के चैप्टर के साथ आपको पता चलेगा कि एल्गी और फंगस में आपको डाइप्लॉइड लाइफ साइकिल भी मिलते हैं, जहां पे उनकी बॉडी स्पोरोफिटिक होती है, और आपको एक Yes, ऐसा पॉइंट भी आता है लाइफ साइकिल में जहां उनकी बॉडी गेमिटोफिटिक होती है। ये दोनों वर्ड दिखते हैं, ठीक है? ये स्टेटमेंट सही है। ये आपको अब पता चलेगी 11th के साथ, ऐसे नहीं पता चलेगी, तो हम इसको भी जाने देते हैं। क्या कर सकते हैं हम? इस वाले क्वेश्चन को आपको छोड़ के आना था पेपर में, अगर आपको 11th नहीं याद तो, ठीक है? मियोसिस अकर ड्यूरिंग गेमेटोजेनेसिस। जब गेमिट बनते हैं, मियोसिस अकर ड्यूरिंग गेमेटोजेनेसिस, कि जब गेमिट बनते हैं तब मियोसिस होती है। सही बात है। यो मैम, मैम। माइक्रोस्पोर मदर सेल था, उससे जब गेमिट बना था मेरा पोलन ग्रेन, तो मियोसिस हुई। यो मैम, ये तो सही यो बात है। मैम। और माइटोसिस अगर होती है एम्ब्रियोजेनेसिस, जब जाइगोट बन जाता है, तो जाइगोट में बहुत सारी सेल डिवीजन होती है ना, लेकिन सारी माइटोसिस होती है। यो मैम। यो ये बात मैम। भी सही है, ये बात भी सही है ना? ये बात भी सही होगी। अच्छा, यानी कि फंस गया मैं यहाँ पे। आपका मतलब आपका जो बुकलेट में आंसर दे रखा है, ये क्वेश्चन आपका पीछे गलत आया होगा, जिस चीज ने 52 करा है ना, उसका क्वेश्चन गलत उन्होंने बताया होगा, क्योंकि आपकी बुकलेट में आंसर डी दिया है, पर डी इज इनकरेक्ट हियर। सॉरी, डी इज ए करेक्ट वन हियर, सो ये तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट ढूंढने को कह रहा है ना? क्या फंस गए? यो मैम। राइट, तो अपने ही वहां लिख लो, अपनी कॉपी में, टेस्ट के नीचे क्वेश्चन नंबर 52 इनकरेक्ट। इन टेस्ट, टेस्ट में इनकरेक्ट है, तो इसके नंबर सबके अगर -1 हुए तो उसको इग्नोर करना पड़ेगा, है ना? ठीक है? यो मैम। यो मैम। यो मैम। ये मुझे उनको एक बार बताना पड़ेगा यार, ये क्वेश्चन गलत है, बताओ, हद हो गई। कभी कभार प्रिंटिंग एरर हो जाता है, मे भी प्रिंटिंग एरर हो, कोई बात नहीं, लेट मी चेक। 53 देयर इज नो नेचुरल डेथ इन सिंगल सेल ऑर्गन। ये तो रिपीटेड है। यो यो मैम, मैम। आंसर वुड बी यो सी। 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 स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ गया भाई। अभी सॉल्व करके बताना, नीचे मत देखना प्लीज, सॉल्व करके बताना चैट में। चैट में करो करो, सॉल्व करो, आराम से करो। अब तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग पहले से बेटर है। रिया बेटा, क्या वो बंद कर ले मैं। करो भाई, इतने सारे बच्चे हो।
In animal, the juvenile phase is followed by morphologically and physiologically changes prior to active reproductive phase. Animals के केस में juvenile और reproductive के बीच में आता था ना PPT. यो मैम यो मैम Joy ma'am. ये तो सही है. The female of the marsupial mammal exhibits cyclic changes. जो marsupials होते हैं वही जिनके पाउच होता है, जैसे marsupial से हमेशा कैंगरू याद करना. उनमें साइक्लिक चेंजेस होते हैं इन द एक्टिविटीज ऑफ ओवरीज. उनकी ओवरी में साइक्लिक चेंजेस होते हैं. देखो मैमल आ गए तो साइक्लिक चेंजेस है, ये तो एस्ट्रस साइकिल है या फिर मेंस्ट्रुअल साइकिल है. साइक्लिक चेंजेस होते हैं ओवरी में, सही बात है. एंड एसेसरी डक्स, बेटा एसेसरी डक्स में थोड़ी होते हैं. एसेसरी डक्ट तो वो होती है जो बर्थ कैनाल होगी. बर्थ कैनाल में थोड़ी चेंजेस आ जाते हैं, वो तो वैसी रहती है. ओवरी में आ गए ठीक है, यूट्रस में आ गए एक बार को ठीक है, एसेसरी डक्स में थोड़ी आ जाएंगे सारे में. हार्मोन में चेंजेस आते हैं. तो ये स्टेटमेंट भी गलत हो गई सिर्फ इसकी वजह से. ठीक है. तो एसेसरी डक्ट में बर्थ कैनाल भी तो आती है ना, उसमें कोई चेंज नहीं आता, वो वैसी ही रहती है. राइट. सो आंसर वुड बी एक गलत और एक सही. स्टेटमेंट ए इज करेक्ट, बी इज इनकरेक्ट. आंसर वुड बी सी. ओके. यो मैम बस थोड़े से रह गया. क्वेश्चन डिस्कस से आप काफी कुछ सीखते हो, इसलिए करना जरूरी होता है और हेक्टिक भी होता है. अमीबा एंड यीस्ट रिप्रोड्यूस असेक्सुअली बाय फिजन एंड बर्डिंग रिस्पेक्टिवली. देखो जब रिस्पेक्टिवली आता है ना तो पीछे जाओ. रिस्पेक्टिवली का मतलब है अमीबा इज गो विद द फर्स्ट वर्ड यू मेंशनड एंड यीस्ट गो विद द सेकंड वर्ड. तो अमीबा एंड यीस्ट रिप्रोड्यूस असेक्सुअली बाय दो प्रोसेसेस. तो अमीबा के साथ पहले वाला वर्ड जाएगा, यीस्ट बाद में आया था तो वर्ड भी बाद वाला जाएगा. रिस्पेक्टिवली का ये मतलब होता है. दे ऐसे रिप्रोड्यूस क्यों करते हैं ये? क्योंकि इनमें ये वाली रिप्रोडक्शन इसलिए होती है क्योंकि ये एक सेल के बने होते हैं ना. यो मैम इसी वजह से होता है. Answer would be C. Now, a small portion of cane sugar stem between the two successive nodes is cut down and sown in a soil normally. New plant will. A small portion of cane sugar stem between the two successive node. आपने दो nodes के बीच में से इसको काट दिया, ये वाला हिस्सा काट दिया, ठीक है, कट डाउन, और इसको आपने सोइल में डाल दिया. अब क्या न्यू प्लांट जनरेट होगा या नहीं जनरेट होगा? मैम Without juice. मैम होगा होगा. होगा या नहीं होगा? नहीं होगा मैम होगा. होगा क्यों? मैम B without juice क्यों होगा? क्यों? रीजन तो दो. चलो कोई बात नहीं, माइक में नहीं दे रहे रीजन, चैट में दो रीजन. क्यों? आंसर सबको देना पड़ेगा, यस या नो. मुझे रीजन दे दो. अपने यस लिखा है तो यस के साथ रीजन दो, नो लिखा है तो नो के साथ रीजन दो. लेकिन आई नीड अ रीजन. व्हाई विल इट हैपन? रीजन दो. मुझे रीजन जानना है तुम्हारे. मैं किसी को बोल नहीं रही स्पेसिफिकली कि तूने ऐसे क्यों बोला. मैम अगर उसमें बड होगा तो प्लांट लगेगा, अगर नहीं होगा तो नहीं होगा. ठीक है, तेरा रीजन है. बाकी लोग बोलो भाई. आंसर तो सबको देना पड़ेगा, ऐसे तो नहीं होगा. क्योंकि चैट में उसमें दे दो. बोल. मैम उसमें नोड होगा. मैम अगर उसमें नोड्स होगा तो अगर हम उसे सोइल में लगाएंगे तो उसमें से न्यू प्लांट होगा. अगर उसमें नोड्स नहीं होंगे तो हमारा न्यू प्लांट फॉर्म नहीं होगा. हाँ ये नोड है, जहाँ से हमें कोई जूसी पार्ट नहीं मिलता, ये जूस है उसका, है जूसी जा. फिर यहाँ पे फिर से नोड आता है. नोड इज अ साइट जहाँ पे उसके सेल्स होते हैं. यहाँ पर होते हैं सेल्स, वो वाले सेल्स जो आगे प्लांट बना पाएंगे. ठीक है. तो उसने क्या किया, अ स्मॉल पोर्शन ऑफ शुगर केन शुगर स्टेम बिटवीन द टू सक्सेसिव नोड, इन दो सक्सेसिव नोड्स के बीच में कट कर लिया. यहाँ से काटा है उसने और इतने पार्ट को उसने यहाँ शो कर दिया. बेटा उसमें तो नोड ही नहीं है, तो अगर उसमें नोड ही नहीं है तो उसमें तो वो सेल्स ही नहीं है जो ग्रो करेंगे, है ना. तो मेरिस्टेमेटिक सेल ही नहीं है तो प्लांट विल नॉट बी फॉर्म. ओके, तो फॉर्म होगा ही नहीं. समझ आई? मैम उसमें इंटरनोड्स होंगी. बोलो. मैम उसमें इंटरनोड्स होंगी. अच्छा बेटा, जो क्या होता है ना, मैम मैं पूछ रही थी कि उसमें नोड्स नहीं होंगी तो मतलब वो ग्रो नहीं कर पाएगा, तो उसमें इंटरनोड्स होंगी. बेटा नोड्स क्या होती है? नोड्स वो रीजन होता है जहाँ पे मेरिस्टेमेटिक सेल्स होंगे जो जाके प्लांट बनाएगा. ठीक है, ये नोड्स होता है स्टेम में. और स्टेम में उसके अलावा जितना भी रीजन होता है ना उसको हम इंटरनोड बोलते हैं. तो इंटरनोड इज नथिंग
but the region between two nodes. ठीक है, यस तो ये मैम। इंटरनोड है। अगर मैं इंटरनोड का पार्ट काट के मिट्टी में डाल दूंगी तो उससे प्लांट कभी उगेगा ही नहीं, क्योंकि उसके पास मेरिस्टेमेटिक सेल्स ही नहीं थे। तो जो नया प्लांट उगा ही नहीं, तो ना उसमें नोड होगी ना उसमें इंटरनोड होगी, कुछ उगेगा नहीं। समझ आई? यस मैम। यस मैम। यस मैम। आइए, नोट टू बी फॉर्म। चलो नेक्स्ट बोलते हैं। ओ खत्म होने वाला है। सिलेक्ट द करेक्ट सीक्वेंस, सही वाली ढूंढनी है। ओ ये तो हमने बहुत बार किया था ना क्लास में। यस मैम। यस मैम। जुवेनाइल फेज, सेनिसेंट। जुवेनाइल के बाद सेनिसेंट आता है। नो मैम। जुवेनाइल के बाद रिप्रोडक्टिव के बाद सेनिसेंट आता है। यो मैम। रिप्रोडक्टिव के बाद जुवेनाइल आता है। नो मैम। वेजिटेटिव, रिप्रोडक्टिव और सेनिसेंट आता है। यस यो मैम। मैम। ये हमारा प्लांट में आता है, ये हमारा एनिमल में आता है। आंसर वुड बी स्टेटमेंट 2 and 4। डी ऑप्शन। डी। डी ऑप्शन, वेरी गुड, शाबाश। ये तो देखो आ भी गया पेपर में, हमने कितनी बार किया था प्रैक्टिस, है ना। तो क्लास में अगर आप ध्यान से सुनेंगे तब भी तो देखो कितने सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। आ जाओ नेक्स्ट। assertion और रीजन। देखो अभी assertion रीजन आ गया, हम यहाँ प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो लिखो स्टेटमेंट, लिखो सारे साथ में लिखो। यहाँ पे प्रैक्टिस कर लेते हैं, अभी टाइम है। नो मैम। टाइम नहीं है, 2 minutes बची ओनली। आजा फिर ये वाला क्वेश्चन कर लेते हैं, छोटू है। यस अच्छा ये मैम। नहीं हो पाएगा, देखो। फ्यूकस अ ब्राउन एल्गी शो ऊगैमी। आइसोगैमी, एनाइसोगैमी, ऊगैमी सुना होगा, जहाँ पे दोनों गैमीट एक जैसे दिखते हैं ना। यो मैम। फ्यूकस के अंदर, अब ये है आपका प्लांट किंगडम का क्वेश्चन, जो आपने यहाँ पे किया नहीं होगा। गेस फीमेल गैमीट इज क्वाइट लार्ज एज कंपेयर टू मेल गैमीट, सही बात है। यस मैम। मैम। अगर ऐसा है तो फिर ये हो गया ऊगैमी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में क्या करना है, गलत बोल रही हूँ मैं और तुम भी एग्री कर रहे हो, तुम्हें नहीं आता ये वाला। तो तुम्हें क्या करके आना है कल के लिए, मैं ये दोनों क्वेश्चन कल करा देती हूँ। तो आपका होमवर्क, मैं होमवर्क दे देती हूँ, यहाँ पे होमवर्क लिख लो। कल के लिए आपका होमवर्क है, यहीं से स्क्रीनशॉट ले लो कि आपको क्या करके आना है। डेफिनेशन लिख के लाना, इसी के साथ हमारा प्लांट किंगडम का पॉइंट खत्म हो जाएगा। आइसोगैमी, एनाइसोगैमी एंड ऊगैमी। ठीक है, ये करके आना कल, डेफिनेशंस लिख के आना सारे। ओके, हमारे पॉइंट खत्म हो जाएगा। ओके जी, थक गए? मैम एनसीईआरटी से लिखते हैं। हाँ एनसीईआरटी से बहुत है। स्क्रीनशॉट ले लिया सबने? यस मैम। चलो मेरे को अटेंडेंस फटाफट बता दो। और थक गए? नो मैम। नो मैम। सीखा कुछ नया सीखा? यस मैम। यो मैम। चल बताओ, भी करूँ ना ध्यान? प्रेजेंट मैम। आगे करूँ ना हमारी, ठीक है हुआ, वो भी नहीं रहा। करुणा धीमान आ गई हमारी, और हमारे पास है रुशिल। रुशिल क्यों नहीं आई आज? अनीता कुमारी, अदिति भाटिया। यस मैम। कौन अदिति? यस मैम। अर्चना, हिना भारद्वाज। यस मैम। ओके, प्रशांत कम क्यों है? मनीषा, सुनेहा, सुनेहा is not here. And we have Riya Sharma, यस मैम। and we have Kinjal. Kinjal is here. नेट चला गया उसका, किंजल आई थी। पलक धीमान और भावना। दिव्य ज्योति, दिव्य ज्योति। मैम मेरी लगी हुई थी, आपने साक्षी की लगा दी। हाँ चली लगा दी मैंने, सॉरी। दिव्य ज्योति, दिव्यांशु ठाकुर, आशीष। ओके, कोई बच्चा जिसकी रह गई हो, कोई न्यू एडमिशन? नो मैम। नो। ओके बेटा, कल मिलेंगे फिर, तब Yes, तक के लिए थैंक यू मैम। बाय बच्चों। थैंक यू मैम। बाय मैम। Bye.
Bye. Thank you, ma'am. बाय मैम, थैंक यू मैम। बाय मैम, थैंक यू मैम।